हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा 25th लेक्चर है और आज से हम ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। और आज के लेक्चर में हम पर्टिकुलरली एमआरएनए की स्ट्रक्चर को देखेंगे कि हमारे जो एमआरएनए की स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं और वो कंपोनेंट्स हमारे ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर कहाँ पे यूज होंगे, ठीक है, या फिर उनकी क्या सिग्निफिकेंस रहती है। उसके अलावा हम आज के लेक्चर में जेनेटिक कोडॉन्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहेगी वो भी हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग में देखते हैं कि हमारी जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है वो क्या होती है, तो अगर हम ट्रांसलेशन की सबसे इजीस्ट डेफिनेशन की बात करें तो वो होती है ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। Once the mRNA is fully processed, capped, spliced and polyadenylated, an mRNA is transported out of nucleus and into the cytoplasm. अब जो हमारा mRNA सिंथेसाइज होता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बाद, तो उसकी प्रोसेसिंग होती थी और प्रोसेसिंग में क्या होता था, उसकी कैपिंग होती थी, स्प्लाइसिंग होती थी और पॉलीएडेनाइलेशन होती थी। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती थी, यानी कि जो हमारा mRNA है उनकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता था, मैच्योर mRNA के अंदर। और जो हमारा ये मैच्योर एमआरएनए है या फिर जो मैच्योर आरएनए होगा वो हमारा कहां पे ट्रांसपोर्ट होता है, न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। मूवमेंट फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म इज नॉट ए पैसिव प्रोसेस। अब जो ये हमारी न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर एमआरएनए या फिर हमारे डिफरेंट आरएनए की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो हमारी पैसिव प्रोसेस ना होकर एक एक्टिव प्रोसेस रहती है। इस प्रोसेस के बारे में हम सेल बायो के अंदर पढ़ेंगे, जब वहां पे हमारे डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टर रहते हैं जो कि हमारे एमआरएनए या फिर हमारे जो दूसरे प्रोटीन्स है उनको साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो उसके बारे में हम सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड आर इंटरप्रेटेड टू जनरेट द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन। अब जो हमारा एमआरएनए होता है, जैसे कि ये हमारा एमआरएनए हो गया, इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे और जो हमारे डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो हमारे किस बेस पे डिफरेंस रहते हैं, वो हमारे बेसिस, जैसे कि हमारे जो नाइट्रोजन बेस होंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारा एडेनिन हो गया, यहाँ पे हमारा ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, तो हमारे इस टाइप का एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रहता है, ठीक है। और ये जो हमारा सीक्वेंस रहता है ना, ये हमारा स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे ये सीक्वेंस है उनमें से हमारे जो 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, ठीक है, वे हमारे एक कोडोन की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, एक कोडोन हो गया एजीसी, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट भी एक ये हमारा कोडोन हो जाता है। और जो ये कोडोन होते हैं ना, ये हमारे पर्टिकुलर एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे। जब हम ट्रांसलेशन प्रोसेस को आगे पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि जो हमारा ये कोडोन है ना वो हमारा एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफाई है, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बताया है, इन दिस प्रोसेस द मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड आर इंटरप्रेटेड टू जनरेट द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। अब क्योंकि हमारे ये जो न्यूक्लियोटाइड है या फिर जो हमारे कोडोन्स है वे हमारे किस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में है, ठीक है, एक सीक्वेंस में है। तो इसीलिए जो हमारे अमीनो एसिड्स भी आएंगे जो कि हमारे कोडोन से सिंथेसाइज हो रहे हैं वे भी हमारे किस फॉर्म में होंगे, एक सीक्वेंस फॉर्म में होंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे हम 5 डायरेक्शन है, ये हमारी 3 डायरेक्शन है, तो अगर जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो इस डायरेक्शन में रीड हो रही है तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले कोडोन कौन सा आ रहा है, एजीसी वाला। और जिसको भी ये पर्टिकुलर जो हमारा एजीसी कोडोन है, जिस भी अमीनो एसिड को ये कोड करेगा, जैसे हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं हमारा ए अमीनो एसिड हो गया, देन उसके बाद यहाँ पे जो हमारा सेकंड कोडोन आया वो हमारा कर रहा है बी अमीनो एसिड को। तो जो हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज होगा उसके अंदर हमारा पहले कौन सा आएगा, ए अमीनो एसिड, देन उसके बाद बी अमीनो एसिड। तो जैसे हमारे यहाँ पे कोडोन एक सीक्वेंस या फिर एक सीरीज के अंदर रहते हैं, तो उसी तरीके से जो हमारे अमीनो एसिड भी होंगे वे भी हमारे एक सीक्वेंस के अंदर रहते हैं। मशीनरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए एंड राइबोसोम। और जो ये हमारी मशीनरी रहती है प्रोटीन सिंथेसिस की या फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस की, उसके अंदर हमारे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए एंड राइबोसोम। यानी कि जो हमारे मेजर टाइप के 3 आरएनए टाइप थे ना, जैसे कि हमारा आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, ये तीनों के तीनों ये हमारे ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होंगे। और उनके अलावा राइबोसोम भी वहां पे इन्वॉल्व रहेगा जो कि ट्रांसलेशन प्रोसेस को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगा जिसके ऊपर की हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। The protein coding region of mRNA consists of an ordered series of 3 nucleotide long unit called codon। अभी हमने जैसे यहाँ पे बताया ना कि जो हमारा mRNA होता है उसके अंदर हमारे बेसिस जो होंगे उनके हमारे, अगर हम ट्राई न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो वो हमारा किसकी सिंथेसिस करते हैं, कोडोन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद दिस कोडोन स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड। और जो ये हमारे अमीनो एसिड जो हमारे कोडोन्स होंगे, अभी मैंने बताया ना कि ये जो हमारे कोडोन होते हैं वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो जैसे कि हमारे ये एक सीक्वेंस में रहते हैं तो उसी सीक्वेंस में हमारे अमीनो एसिड्स भी होंगे, ठीक है। द टीआरएनए प्रोवाइड द फिजिकल इंटरफेयर बिटवीन द अमीनो एसिड being added to the growing polypeptide chain
एंड द कोडोन इन द एमआरएनए। अब एक हमारा टीआरएनए था, टीआरएनए क्या करवाता है हमारा, टीआरएनए जो हमारे अमीनो एसिड, अभी जैसे हमने यहाँ पे बताया ना कि हमारा ये क्या था, एक एमआरएनए था, और एमआरएनए के अंदर हमारे कोडोन्स है, और कोडोन में हम क्या कह रहे हैं कि एक हमारा पर्टिकुलर जो कोडोन है वो हमारा एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो एजीसी कोडोन था वो हमारा ए अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे टीआरएनए होंगे ना वो क्या करेगा, अब ये तो हमारा एमआरएनए है, और जो हमारा अमीनो एसिड है वो यूं तो है नहीं कि जैसे कि यहाँ पे हमारा एक ये कोडोन हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर हमारा ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड है, तो यूं नहीं होता कि ये जो हमारा अमीनो एसिड होगा ये डायरेक्टली यहाँ पे जाके बाइंड कर लेगा, बल्कि इसको कौन लेके आता है, हमारा टीआरएनए लेके आएगा, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे बताया है कि जो हमारा टीआरएनए होता है वो हमारा फिजिकल इंटरफेस की तरह काम करेगा अमीनो एसिड और कोडोन्स के बीच में। द राइबोसोम कोऑर्डिनेट्स द करेक्ट रिकॉग्निशन ऑफ एमआरएनए बाय ईच टीआरएनए एंड कैटलाइज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन एंड अमीनो एसिड अटैच्ड टू द सिलेक्टेड टीआरएनए। और अभी जैसे हमने यहाँ पे बताया ना कि जो हमारा राइबोसोम होता है वो हमारा एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा या फिर एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम करेगा, जो कि हमारे एमआरएनए, ठीक है, जैसे कि ये जो हमारा एमआरएनए था इसके अंदर हमारा जो पर्टिकुलर कोडोन था, और जो हमारा टीआरएनए इस पर्टिकुलर साइट के ऊपर किसी अमीनो एसिड को लेके आएगा, उन दोनों के बीच की जो रिकॉग्निशन होगी उसमें जो हमारा राइबोसोम होता है वो हेल्प प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम पर्टिकुलरली मैसेंजर आरएनए या फिर हमारा जो एमआरएनए है उसकी बात करते हैं, उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे या फिर उसके जो कंपोनेंट्स रहेंगे उनकी बात अगर हम करते हैं, तो इसमें क्या होता है, एमआरएनए कंटेन information for the protein synthesis in the form of 3 nucleotide codon which are specify one amino acid। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा एमआरएनए होता है ना उसके अंदर हमारी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन रहती है, और वो किस फॉर्म में होती है, 3 न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में, जिसको कि हम कोडोन भी कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे एक पर्टिकुलर टाइप के अमीनो एसिड को कोड करेंगे। द प्रोटीन कोडिंग रीजन ऑफ ईच एमआरएनए इज कंपोज्ड ऑफ a string of codon called the open reading frame। अब क्या होता है कि जो हमारा एमआरएनए है ना उसके अंदर हमारा जो प्रोटीन कोडिंग रीजन रहेगा, जैसे कि ये हमारा एक एमआरएनए हो गया, इसके अंदर हमारा जो ये बीच ये हमारा सीक्वेंस है ना, ये हमारा किसके लिए, एक प्रोटीन कोडिंग रीजन हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, हमारे डिफरेंट टाइप के, जैसे कि यहाँ पे अगर हम सिंगल डिजिट कोड को देखते हैं, हमारे सिंगल लेटर कोड को ही जो हमारे अमीनो एसिड के रहते हैं, तो इसमें क्या कर रहा है कि ये जो हमारा एक ट्राइन्यूक्लियोटाइड है या फिर एक हमारा जो कोडोन है वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा एमआरएनए होता है ना उसके अंदर हमारे इसी कोडोन्स की एक स्ट्रिंग रहेगी, एक लाइन रहेगी, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम। ईच ओपन रीडिंग फ्रेम स्पेसिफाई ए सिंगल प्रोटीन, और एक जो हमारा ओपन रीडिंग फ्रेम होता है ना वो हमारा एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करेगा। अब एक प्रोटीन के अंदर तो हमारे मल्टीपल अमीनो एसिड होंगे, ठीक है, तो यानी कि एक जो हमारा ओपन रीडिंग फ्रेम होगा उसके अंदर हमारे मल्टीपल अमीनो एसिड होंगे जो कि एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे। ट्रांसलेशन स्टार्ट एट द 5 प्राइम एंड ऑफ द ओआरएफ। ओआरएफ क्या हमारा ओपन रीडिंग फ्रेम, एंड प्रोसीड 1 कोडोन एट ए टाइम टू द 3 कोडोन। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो कहां से स्टार्ट होती है, 5 प्राइम से ही, ठीक है, और वो हमारी 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करेगी, और हर एक स्टेप के अंदर हमारा क्या होगा, एक कोडोन ही हमारा रीड होगा, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट एंड लास्ट कोडोन ऑफ द ओआरएफ आर नोन एज द स्टार्ट एंड स्टॉप कोडोन। अब जो हमारा ये ओपन रीडिंग फ्रेम था इसका जो हमारा फर्स्ट कोडोन होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्ट कोडोन, ठीक है, और जो लास्ट का हमारा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉप कोडोन। उसके बाद एनी स्ट्रेच ऑफ एमआरएनए कुड बी ट्रांसलेटेड इनटू 3 डिफरेंट रीडिंग फ्रेम्स। अब क्या होता है कि जैसे कि ये हमारा एक ओपन रीडिंग फ्रेम हो गया, अब इसको हम 3 तरीके से रीड कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारे कोडोन होते हैं उसके अंदर हमारे 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे, तो यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि हमने पहला जब टाइप लिया तो उसके अंदर हम स्टार्टिंग से ही साइड कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक कोडोन हो गया, देन उसके बाद नेक्स्ट कोडोन, ये हमारा नेक्स्ट कोडोन हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे चल रहे हैं। दूसरा टाइप यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले अमीनो एसिड को जो हमारा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड था उसको तो यहाँ पे छोड़ दिया, और यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा क्या चलेगा, इस टाइप से अब यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी, ठीक है, और ये हमारा इस तरीके से एक प्रोटीन की सिंथेसिस कर देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमने स्टार्टिंग के दोनों ही न्यूक्लियोटाइड को छोड़ दिया और यहाँ से हम रीड करना स्टार्ट करें, या फिर हमारा जो कोडोन है यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे भी हम एक अलग टाइप के प्रोटीन की सिंथेसिस कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे जब हम स्टार्ट से ही बिल्कुल इनिशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट कोडोन होगा वो कौन सा हो जाता है, एयूजी। अब जो मैंने बताया था कि जो हमारा एक पर्टिकुलर कोडोन रहता है वो हमारा एक पर्टिकुलर टाइप के अमीनो एसिड को कोड करेगा, तो यानी कि जो हमारा एयूजी होता है वो हमारा जैसे यहाँ पे मिथ्योनिन को कोड कर रहा है, ठीक है, मिथ्योनिन जो हमारा अमीनो एसिड है
उसको कोड कर रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट को छोड़ दिया। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा कोड बना यूजीए जो हमारा होता है ना, वो हमारा स्टॉप कोडॉन होगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे हम यू भी सपोज करके चल सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमारा कोई दूसरा अमीनो एसिड कोड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सीक्वेंस रहेगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा सीक्वेंस क्या था, एम के ए, ये हमारे पर्टिकुलर टाइप के अमीनो एसिड है, ठीक है। जैसे एम अलग हो गया, जो हमारा के होता है वो हमारा लाइसिन के लिए होता है, जो यहाँ पे ए होगा वो एलेनिन के लिए होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, एक पर्टिकुलर हमारा सीक्वेंस बन गया अमीनो एसिड का, और ये जो हमारा सीक्वेंस है ना, वो किसी पर्टिकुलर टाइप, जैसे कि ए टाइप के प्रोटीन का होगा। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट को छोड़ देते हैं तो यहाँ पे हमारी प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो रही, और अगर ये स्टार्ट हो भी जाती है, सपोज करके चलते हैं कि ये हमारी यहाँ से स्टार्ट भी हो गई, तो यहाँ पे जो हमारा अमीनो एसिड है वो हमारा यहाँ पे हो जाता है एक्स हो गया, जैसे कोई भी हमारा अमीनो एसिड हो गया एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस होगा वो हमारा सीक्वेंस चेंज हो गया अमीनो एसिड का, और जो यहाँ पे अगर प्रोटीन कोड हो भी रहा है तो वो हमारा डिफरेंट टाइप का रहेगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग के दोनों न्यूक्लियोटाइड्स को ही छोड़ देते हैं तो उससे जो हमारा यहाँ पे कोडोन आएगा वो हमारा फर्स्ट के कंपेयर में या फिर सेकंड के कंपेयर में डिफरेंट हो सकता है। और यहाँ पे जो हमारा नेट प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जो हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड का सीक्वेंस तो चेंज हो ही गया, तो जो यहाँ पे हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज होगा एट लास्ट, वो भी हमारा पहले वाले दोनों वाले से चेंज रहेगा, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे ओपन रीडिंग फ्रेम रहता है उसके अंदर हम कोडोन को 3 तरीके से रीड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जहां से हम स्टार्ट करते हैं ना, वो हमारा क्या होना चाहिए, स्टार्ट कोडोन होना चाहिए। आगे हम देखेंगे जब हम कोडोन की प्रॉपर्टी देखेंगे, तो जो हमारा एयूजी होता है ना, वो हमारा स्टार्ट कोडोन रहता है। तो जहां से हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा सबसे पहला जो कोडोन आता है वो कौन सा होना चाहिए, एयूजी, क्योंकि ये हमारा क्या है, स्टार्ट कोडोन, और यहीं से क्या होती है, हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है। जब हम ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में और ज्यादा मैकेनिज्म के देखेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि हम यहां से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। Open reading frame is a contiguous stretch of codon read in a particular frame that is open to translation because it lacks a stop codon। जो हमारा ओपन रीडिंग फ्रेम होता है ना, जैसे कि ये हमारा ओपन रीडिंग फ्रेम हो गया, अब इसके अंदर क्या होता है, हम जो हमारा स्टॉप कोडॉन है उसको इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते, अगर हम ओपन रीडिंग फ्रेम की बात करते हैं तो ओपन रीडिंग फ्रेम क्या होता है, हमारा वो डीएनए का स्ट्रेच, जो सॉरी हमारा वो आरएनए का स्ट्रेच जो कि हमारा किसी पर्टिकुलर टाइप के अमीनो एसिड को कोड करेगा, और वो खत्म कहाँ पे होगा, स्टॉप कोडॉन पे। यानी कि जो हमारा ओपन रीडिंग फ्रेम होता है वो हमारा कहां तक होगा, यहां तक ही होगा, ठीक है। और ये हमारा लास्ट में क्या आ जाता है, एक स्टॉप कोडॉन आ जाता है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे कोडॉन्स की प्रॉपर्टीज की बात करें, अभी हमने बताया ना कि कोडॉन हमारे क्या होते हैं, ट्राइन्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, कोडॉन इज ए ट्राइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द एमआरएनए, ईच कोडॉन स्पेसिफाई ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड, ये हमने अभी यहाँ पे बताया था। Because there are total 4 type of nucleotide are found, so a total of 64 codons are possible which codes for 20 amino acid। codons have following properties। तो यहाँ पे हमने क्या बताया है कि जो हमारे कोडोन होते हैं, कोडोन के अंदर क्या होते हैं, हमारे 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस रहता है। और अभी हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे हमने डीएनए की स्ट्रक्चर में या फिर आरएनए की स्ट्रक्चर में देखा था, वहां पे हमारे कौन कौन से होते थे, हमारा जैसे एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, और एक यूरासिल, क्योंकि हम यहाँ पे आरएनए की बात कर रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ पे बेसिस रहेंगे या फिर जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वे हमारे 4 टाइप के होंगे, और हमारा सीक्वेंस कितने का होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का। तो यहाँ पे हमारे टोटल कितने पॉसिबल कोडॉन होंगे, वे होते हैं हमारे 64। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं या फिर हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो उसमें क्या रहता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हमारे यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड रहेंगे कोडॉन के अंदर, ये हमारा एक कोडॉन है। तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि हमारे जो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं वो कितने होते हैं, 64। वो क्यों होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो हमारा एक कोडॉन है उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है या फिर जो हमारा फर्स्ट बेस है वो कौन सा हो जाता है, यहाँ पे एडेनिन भी हो सकता है, यूरासिल भी हो सकता है, ग्वानिन और साइटोसिन भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे हमारी टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, 4 की पॉसिबिलिटी है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकंड पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे 4 बेसिस की पॉसिबिलिटी है, और इसी तरीके से थर्ड वाले के लिए यहाँ पे भी 4 की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम टोटल पॉसिबिलिटी देखें, यहाँ पे हमारे टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारे मल्टीपल कर देते हैं, तो ये हमारे टोटल कितने हो गए, 64, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे कोडॉन्स है उनकी प्रॉपर्टीज की, तो सबसे मेजर जो प्रॉपर्टी होती है ना वो हमारी कौन सी होती है, डीजनरेसी। इसका मतलब क्या है, वन अमीनो एसिड कैन बी स्पेसिफाइड बाय मोर देन वन कोडॉन एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डीजनरेसी। अब जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं ना, एक हमारा अमीनो एसिड मल्टीपल टाइप के कोडॉन से कोड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे टोटल जो कोडॉन है वो कितने हैं, हमारे 64। टोटल हमें अमीनो एसिड कितने बनाने हैं, वे हमारे बनाने सिर्फ हमें 20, ठीक है। यानी कि हमारा एक अमीनो एसिड मल्टीपल कोडॉन से भी
शो हो सकता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कोडोन स्पेसिफाइंग ए सेम अमीनो एसिड और सिनोनिम। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या बताया है कि हमारा एक कोडोन मल्टीपल सॉरी एक अमीनो एसिड मल्टीपल कोडोन से भी हमारा रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारे एक अमीनो एसिड है, जैसे कि हमारा कोई एक ए अमीनो एसिड हो गया, ठीक है। अब ए जो हमारा अमीनो एसिड है ना, उसको कोड करने के लिए हमारे 3 कोडोन है। ठीक है, 3 कोडोन कौन कौन से हो गए, जैसे कि यहाँ पे हमारा 1 2 3 2 3 1 3 2 1, ये हमारे 3 कोडोन हो गए। अब ये जो हमारे 3 कोडोन है ना, इनको हम क्या कहते हैं, सिनोनिम। जैसे कि ये सिनोनिम क्यों कह रहे हैं कि ये जो हमारे तीनों के तीनों जो कोडोन है वे हमारे एक पर्टिकुलर टाइप के अमीनो एसिड के लिए है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिनोनिम। और जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, जो हमारा ट्रिपल यू और डबल यू सी होता है, वो हमारा सिनोनिम की तरह काम करते हैं। किसके लिए, फिनाइल एलेनाइन। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा जेनेटिक कोडोन होगा और ये भी जो हमारा जेनेटिक कोडोन होगा, वो दोनों किसके लिए होते हैं, फिनाइल एलेनाइन अमीनो एसिड के लिए। उसके बाद कोडोन आर रीड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अगर हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए लिखते हैं, जैसे कि हमारा कोई कोडोन है UCA, ठीक है, तो इसको हम ये जो हमारा फर्स्ट होगा वो कौन सा होगा, 5 प्राइम, और जो हमारा लास्ट होगा वो कौन सा होगा, 3 प्राइम। तो इसको हम किस डायरेक्शन में रीड करते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है नॉन ओवरलैपिंग की। इसके अंदर क्या होता है, कोडोन आर नॉन ओवरलैपिंग एंड मैसेज कंटेन नो गैप्स। जो हमारे कोडोन्स होते हैं ना, वे हमारे नॉन ओवरलैपिंग होंगे। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारा एक कोडोन थे, मल्टीपल कोडोन थे सारे। इसमें क्या है कि जैसे कि हमने यहाँ पे सिर्फ AUG को रीड किया, अब नेक्स्ट जब यहाँ पे कोडोन को रीड कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ से जो हमारा लास्ट क्या था, G था, तो यहाँ पे इससे नेक्स्ट से हम यहाँ पे हमारा जो कोडोन होगा उसको रीड करना स्टार्ट करेंगे। यू नहीं है कि जैसे कि यहाँ पे हमने AUG को कर लिया, देन उसके बाद अब हमने UGA को रीड कर लिया, यानी कि हमारा एक तो ये हो गया कोडोन, देन उसके बाद एक हमारा ये कोडोन हो गया। ऐसा नहीं होता, बल्कि हमारे ये क्या होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग रहेंगे। नॉन ओवरलैपिंग जैसे कि हमारा एक ये कोडोन हो गया, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा ट्रिपल A कोडोन हो जाता है, देन उसके बाद GCA हो गया। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, नॉन ओवरलैपिंग। और इनके बीच में हमारा कोई गैप भी नहीं होता। गैप का मतलब है, जैसे हमने यहाँ पे पहले इसको रीड कर लिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, ए को यहाँ पे छोड़ दिया, और देन उसके बाद यहाँ पे AG को हम रीड कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। जो हमारे कोडोन्स रहते हैं ना, उनको जब हम रीड कर रहे होते हैं, तो ना तो वे हमारे ओवरलैप करते हैं और ना ही उनके बीच में कोई गैप रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, दिस मीन्स दैट सक्सेसिव कोडोन आर रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट ट्राइन्यूक्लियोटाइड इन रजिस्टर। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे ट्राइन्यूक्लियोटाइड होते हैं, वे हमारे एक दूसरे के एडजेंस्ट रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास रहेंगे, उनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोडोन्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है फिक्स्ड रीडिंग फ्रेम। इसका मतलब क्या है, द मैसेज इज ट्रांसलेटेड इन ए फिक्स्ड रीडिंग फ्रेम विच इज सेट बाय द इनिशिएशन कोडोन। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग का कोडोन है वो हमारा कौन सा है, इनिशिएशन या फिर स्टार्ट कोडोन। ठीक है, तो जो हम यहाँ पे रीड करना स्टार्ट करते हैं ना, उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट कोडोन होता है वो हमारा कौन सा होता है, AUG या फिर स्टार्ट कोडोन। ठीक है, तो यहीं से हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट कोडोन हो गया, देन उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इस तरीके से हमारा एक सीक्वेंस में प्रोसेस चलती रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी आती है स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन हमारे कौन से होते हैं, AUG। जब हमारा ये कोडोन होता है ना, वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्टार्ट कोडोन को। और जो हमारे स्टॉप कोडोन होते हैं, जहां से हमारी जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो हमारी टर्मिनेट हो गया, फिर स्टॉप हो जाएगी, वो हमारे कौन से होते हैं, UAA, UAG और UGA। उसके बाद जो हमारे ये कोडोन्स रहते हैं ना, वो हमारे नियरली यूनिवर्सल होंगे, ना कि हमारे कंप्लीटली यूनिवर्सल। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि जो हमारे कोडोन है, एक हमारा पर्टिकुलर कोडोन हो गया, जैसे कि यहाँ पे हम AUG की बात करते हैं, तो AUG को हम जैसे कि मान के चल रहे हैं कि ये हमारा A अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये हमारे कंप्लीटली यूनिवर्सल होंगे, तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी हमारे DNA सीक्वेंसेज है, जितने भी हमारे RNA सीक्वेंसेज है, उन सब के अंदर जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, तो जब भी हमारा यहाँ पे AUG कोडोन आएगा, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे A अमीनो एसिड को। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे कोडोन्स रहते हैं, वे हमारे कंप्लीटली यूनिवर्सल ना होके हमारे नियरली यूनिवर्सल होंगे। यानी कि हमारे कुछ तो ऐसे कोडोन्स होंगे जो कि हमारे हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर यूनिवर्सल होंगे, और कुछ हमारे ऐसे कोडोन होंगे जो कि हमारे जैसे उसकी लोकेशन चेंज करेंगे या फिर उस दूसरे ऑर्गेनिज्म में देखेंगे, तो उनका जो सीक्वेंस या फिर हमारी जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड होगा वो हमारा डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे देखिए, जो हमारा AUG है, अगर वो B अमीनो एसिड को भी कोड करे किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल नहीं रहेगा। ठीक है, तो यही हमारी क्या होती है, जो हमारे कोडोन्स रहते हैं वे हमारे नॉन यूनिवर्सल होते हैं।
और अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है उसके अंदर जो यूजी होता है ना, अभी हमने क्या बताया, यूजी हमारा क्या था, एक स्टॉप कोडॉन था। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनके अंदर यूजी हमारा एक स्टॉप कोडॉन की तरह ना काम करके वो किसके लिए कोड करता है, ट्रिप्टोफैन के लिए। ठीक है, यानी कि जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए है, फिर जो हमारे माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है उसके अंदर वैसे हमारे नॉर्मल कितने स्टॉप कोडॉन थे, 3 थे। लेकिन उनमें से हमने एक को घटा दिया यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे यूजी है वो तो हमारा स्टॉप कोडॉन की तरह काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमारे पास कितने बचे, 2 बचे। लेकिन इन मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया एजीए एंड एजीजी आर नॉट अर्जिनिन कोडॉन्स बट एक्ट एज द स्टॉप कोडॉन। अब अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो जो हमारे एजीए और एजीजी थे वे हमारे अर्जिनिन को लिए कोड कर रहे थे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल सॉरी मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर ये क्या करते हैं, एक स्टॉप कोडॉन की तरह काम करते हैं। तो यानी कि हमने यहाँ पे क्या बताया था, हमारे इनिशियली कितने थे, 3 थे, उसमें से एक को हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया था, लेकिन हमारे 2 और ऐड हो गए, तो हमारे जो टोटल स्टॉप कोडॉन रहते हैं मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो कितने होंगे, 4। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बताया ना, सो देयर आर 4 यूए, यूजीए, यूएजी एंड एजीजी स्टॉप कोडॉन आर फाउंड इन मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया। इंटरनल मिथ्योनिन इज इनकोडेड बाय बोथ एयूजी एंड एयूए। आगे हम देखेंगे कि जो हमारा इंटरनल मिथ्योनिन होता है ना उसके लिए हमारे 2 अलग अलग कोडॉन्स रहते हैं। नॉर्मली वे एक ही होता है हमारा, एयूजी होगा बस। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, जो हमारा एयूए होगा वो भी हमारा किसके लिए कोड करता है, मिथ्योनिन के लिए। इन फ्रूट फ्लाई माइटोकॉन्ड्रिया एजीए एंड एजीजी, ठीक है, ये क्या करते हैं, और अल्सो नॉट अर्जिनिन कोडॉन बट स्पेसिफाई सेरीन। जो हमारे यहाँ पे एजीए और एजीजी होते हैं ना वो हमारे अर्जिनिन को कोड ना करके किसको कोड करते हैं, सेरीन को। ठीक है, किसके अंदर, इन फ्रूट फ्लाई माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर यहाँ पे देखते हैं हम, जो हमारे जेनेटिक कोडॉन्स होते हैं वे हमारे किस फॉर्म में होते हैं, जैसे हमने बताया था ना कि जो हमारे कोडॉन होंगे वे हमारे ट्राइन्यूक्लियोटाइड फॉर्म में होंगे, यानी कि हमारे 3-3 बेस होंगे। अब जैसे कि अपन यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारा फर्स्ट पोजीशन के ऊपर यहाँ पे क्या है, यू है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे 4 पॉसिबल हो सकते हैं ये। ठीक है, तो हमारे सेकंड में हमने क्या किया, हमारा फर्स्ट पोजीशन पे कर दिया हमने सी, देन उसके बाद ए, देन उसके बाद जी, तो यू सी ए जी हो गया ये हमारा। इसी तरीके से हमने सेकंड पोजीशन पे क्या रखा है, पहले हमने यू रखा, देन उसके बाद सी, देन उसके बाद ए, और फिर हमने जी रख दिया। देन उसके बाद जो हमारा यहाँ पे थर्ड न्यूक्लियोटाइड है उसके ऊपर भी हमने यहाँ पे पोजीशन चेंज करेंगे। जैसे हमने बताया था ना कि हमारे टोटल 64 कॉम्बिनेशन होते हैं, वो कैसे होंगे, पहले हमने यहाँ पे फर्स्ट के लिए 4 रखे थे, देन उसके बाद सेकंड पोजीशन के लिए भी 4, देन उसके बाद थर्ड के लिए भी 4। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने हो गए, 64। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जेनेटिक कोडॉन की, तो उसके अंदर क्या होता है हमारा, जब भी हमारा यू ए सॉरी ट्रिपल यू होगा, ठीक है, ये हमारा किसको कोड करेगा, फिनाइल एलेनाइन के लिए। जो हमारे यहाँ पे यू यू सी होगा वो भी किसके लिए कोड करेगा, फिनाइल एलेनाइन के लिए। जो हमारा डबल यू ए होगा वो किसके लिए कोड करता है, ल्यूसिन के लिए। और जो डबल यू जी होगा वो किसके लिए कोड करेगा, ल्यूसिन के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे अलग अलग कॉम्बिनेशन हमने बताए हुए हैं। अब इन कॉम्बिनेशन को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हमारे क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर कोडॉन्स भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आप उनको अलग अलग तरीके से याद कर सकते हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट ये लेयर है, जैसे कि यहाँ पे अब आपको ये पता है ना कि हमारा फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, यहाँ पे यू होगा। सेकंड पे जो हमारी दूसरा ग्रुप होगा उसके अंदर हमारा फर्स्ट पे क्या मिलेगा, सी मिलेगा, देन उसके बाद ए, और फिर उसके बाद जी। ठीक है, सेकंड पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे यू। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सेकंड पोजीशन पे हमारे क्या है, यू यू हो गया, देन ये भी यू यू, ये भी यू, डबल यू। ठीक है, अब थर्ड पोजीशन के ऊपर क्या होता है, ये हमारे चेंज होंगे। जैसे कि इस बॉक्स के अंदर हमारे दोनों जो हमारे स्टार्टिंग के वे तो हमारे सेम है, लेकिन जो हमारा यहाँ पे थर्ड होगा वो हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट कंडीशन में हमने यहाँ पे यू रख दिया, देन उसके बाद सी, देन उसके बाद ए, देन उसके बाद जी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ट्रिपल यू की बात करें तो वो हमारा किसके लिए है, फिनाइलएलानाइन के लिए। ट्रिपल यू सॉरी डबल यू सी है वो भी हमारा किसके लिए, फिनाइलएलानाइन के लिए। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डबल यू ए के लिए, तो वो हमारा किसके लिए था, ल्यूसिन। और जो हमारा डबल यू जी था वो हमारा किसके लिए था, ल्यूसिन के लिए। ठीक है, तो इनके लिए आप अलग अलग अपने कोड वर्ड में याद कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर हम सिंगल डिजिट कोड की बात करते हैं तो फिनाइलएलानाइन के लिए हमारा क्या होता है, एफ होगा। जो हमारा ल्यूसिन होता है उसके लिए क्या होता है, एफ सॉरी एल। ठीक है, जो हमारे ल्यूसिन होते हैं उसके लिए यहाँ पे होता है हमारा एल, यहाँ पे जैसे हमने बताया। देन उसके बाद जो हमारा यहाँ पे आइसोल्यूसिन होता है उसके लिए हमारा यहाँ पे सिंगल लेटर कोड होता है आई। मिथ्योनिन के लिए हमारा होता है एम, और जो हमारा विलाइन होगा उसके लिए हमारा होता है वी। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट सीरीज की बात करें तो वो हमारा क्या होगा, एफ एल, देन उसके बाद फिर से एल है। ठीक है, आई एम, यानी कि हमारा क्या हो गया, फिल्म एम वी। ठीक है, या फिर फ्लाई एम वी। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से याद रख सकते हो, जो जैसे भी आप याद करो इसको। ठीक है, या फिर एक दूसरे तरीके से आप यूं भी याद कर सकते हो,
फेर, ठीक है, फेर यानी कि ये हमारा फेर इस टाइप से हो गया, ठीक है, फेर ल्यूसी, ये हमारा ल्यूसी हो गया। आइसो, ये हमारा क्या है, आइसोल्यूसिन है। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, आई, ये हमारा क्या बन गया, फेर ल्यूसी आई, आई से हमारा यानी कि आइसोल्यूसिन, ठीक है। आई मितवा, मितवा यानी कि मिथियोनिन और वेलिन। तो आप जिस भी तरीके से इसको याद रखना चाहो वो आप अपने तरीके से याद कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इनको सिंगल डिजिट कोड के अंदर याद रखें, ठीक है। जैसे फ्लाई एमवी हो गया, देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकंड सीरीज की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सीरिन हो गया, ये हमारा प्रोलिन यानी कि पी, थ्रियोनिन के लिए हमारा होता है यहाँ पे टी, और जो हमारा एलिनिन है उसके लिए हमारा होता है सिंगल लेटर कोड ए। तो ये हमारा क्या बन गया, सप्टा, ठीक है, सेप्टा, ठीक है, किस तरीके से आप याद सकते हो, सेप्टा हो गया ये। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा टायरोसिन, टायरोसिन के लिए हमारा जो सिंगल लेटर कोड होता है वो हमारा होता है वाई। अब आप इनको तो छोड़ ही दो क्योंकि ये तो हमारे नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या है, स्टॉप कोडोन है, तो यहाँ पे हम इनको छोड़ देते हैं। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे हिस्टीडीन की बात करें तो हिस्टीडीन के लिए हमारा कोड होता है एच, ग्लूटामाइन के लिए हमारा होता है क्यू, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारे यहाँ पे एस्पार्जिन और लाइसिन है इसके लिए आप ट्रिपल कोड रख सकते हो, ठीक है। वैसे हमारे इसके सिंगल डिजिट जो कोड रहते हैं ना, इसके लिए हमारा होता है एन, लाइसिन के लिए के, पार्टेट के लिए हमारा यहाँ पे होता है डी, ठीक है, और जो हमारा ग्लूटामेट होता है उसके लिए हमारा होता है यहाँ पे ई। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ये हमारा क्या हो गया, ये ही क्यों, ठीक है, यानी कि ये ही क्यों यानी कि वाई एच, और ये हमारा क्या हो गया, क्यू हो गया। अब इनको आप ट्रिपल कोड के अंदर याद रख सकते हो, जैसे कि अगर हम वैसे याद करें तो वो हमारा क्या होगा, एन के डी ई, ठीक है। तो आप इसको यूं भी याद सकते हो, एन के डी हो गया, या फिर आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, एसली यानी कि असली। यहाँ पे हमारे क्या क्या आ गए, एक तो हमारा यहाँ पे आ गया एस्पार्जिन, ठीक है, यानी कि एएसएन, और ली यानी कि यहाँ पे क्या हो गया हमारा लाइसिन, ठीक है। उसके बाद एक तो हमारा यहाँ पे एसली हो गया, और उसके बाद दूसरा आप याद कर सकते हैं एस्परग्लू, ठीक है, एस्परग्लू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एस्पर यानी कि एस्पार्जिन, और जो हमारा यहाँ पे ग्लू होगा यानी कि ग्लूटामिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे लास्ट सीरीज आती है, उसके लिए हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग में हमारा यहाँ पे होता है सिस्टीडीन, देन उसके बाद लास्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे फर्स्ट बॉक्स है उसके अंदर लास्ट हमारा कौन सा होता है, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। देन उसके बाद अर्जिनिन, सीरिन, अर्जिनिन और ग्लाइसिन। अब इसके लिए आप यूं याद रख सकते हो, जैसे अगर हम यहाँ पे सिंगल डिजिट की कोड की बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, सी, ये हमारा क्या होता है, ये होगा हमारा डब्ल्यू। देन उसके बाद अर्जिनिन के लिए हमारा होता है आर, सीरिन के लिए अगर हम बात करें तो सीरिन के लिए हमारा यहाँ पे होता है एस, और जो हमारा अर्जिनिन है उसके लिए दोबारा से आर, और ये हमारा किसके लिए होता है, जी के लिए। तो यहाँ पे हमारा कोड क्या बन गया, सी डब्ल्यू आर, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, अगर हम यहाँ तक तो ये हमारा आर हो गया, फिर उसके बाद एस आर जी, ठीक है। अब यहाँ पे यूं याद रख सकते हो, सी डब्ल्यू आर श्री राम जी, ठीक है, यानी कि श्री राम जी, ठीक है। तो ये आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप क्या इन्होंने पढ़ा के यहाँ पे क्या कोड वर्ड बना के आप इनको याद रख रहे हो। अभी हमने क्या बताया था कि जो हमारे ये कोडोन्स रहते हैं वे हमारे यूनिवर्सल नहीं होते। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि ये जो हमारा AUA था वो हमारा नॉर्मल कंडीशन में किसके लिए कोड कर रहा था, आइसोल्यूशन के लिए, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसके लिए कोड करता है, मेथियोनिन के लिए। इसी तरीके से अगर हम UGA की बात करें तो UGA हमारा वैसे तो क्या था, एक स्टॉप कोडोन था, ठीक है, लेकिन ये हमारा किसके लिए कोड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रिप्टोफैन के लिए। और जो हमारे AGA और AGG थे वे हमारे नॉर्मली किसके लिए कोड कर रहे थे, वे हमारे कर रहे थे यहाँ पे अर्जिनिन के लिए, लेकिन वे हमारे अर्जिनिन के लिए कोड ना करके किसके लिए करते हैं, स्टॉप कोडोन के लिए, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है कि जो हमारे mRNA सिंथेसाइज होके आए हैं ना, जैसे कि हमारे प्रोकारियोट्स थे, ठीक है, और जो हमारे यूकारियोट्स थे, उनके अंदर जो हमारा mRNA बनके तैयार होता है वो हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम प्रोकारियोट्स की बात करें तो प्रोकारियोट्स के अंदर हमारी कोई कैपिंग या फिर पॉलीएडेनाइलेशन नहीं हो रही थी, लेकिन अगर हम यूकारियोट्स की बात करें तो उसके अंदर हमारी कैपिंग भी हो रही थी और पॉलीएडेनाइलेशन भी हो रही थी। तो हमारे यहाँ पे दो टाइप के mRNA बन गए, एक हमारा होता है प्रोकारियोटिक और एक हमारा होता है यूकारियोटिक। अब ये हमारे जो होते हैं ना वो हमारे जो प्रोकारियोटिक के लिए रहता है वो हमारे उनको हम क्या कहते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA, और जो हमारे यूकारियोट्स के अंदर होते हैं वो कौन से होते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक। अब इसका मतलब क्या है, अब प्रोकारियोट्स को हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे एक ही mRNA से मल्टीपल प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, जैसे कि हमारा एक ये प्रोटीन बन गया, एक ये प्रोटीन और एक ये प्रोटीन, यानी कि हमारे इसके अंदर मल्टीपल ओपन रीडिंग फ्रेम मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ओपन रीडिंग फ्रेम हमारा एक पर्टिकुलर
प्रोटीन को कोड कर रहा था। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे प्रोटीन भी मल्टीपल हो गए तो इसीलिए हमारा जो ORF यानी कि ओपन रीडिंग फ्रेम भी होगी वो हमारे क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे। और अगर हम बात करते हैं यूकारियोट्स के लिए, तो यूकारियोट्स के अंदर हमारे मैक्सिमम में किस टाइप के मिलते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे क्या हो जाते हैं, इसके अंदर हमारा जो mRNA होगा वो हमारा एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए ही होगा। ठीक है, मोनोसिस्ट्रोनिक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें द नंबर ऑफ ORFs पर mRNA इज डिफरेंट बिटवीन यूकारियोट एंड प्रोकारियोट्स। ठीक है, यूकारियोटिक mRNA ऑलमोस्ट ऑलवेज कंटेन ए सिंगल ORF। जो हमारा यहाँ पे यूकारियोटिक mRNA होता है उसके अंदर हमारा सिंगल एक ही ORF मिलता है और उसी को हम क्या कहते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखिए, ये हमारा स्टार्ट कोडोन और ये हमारा स्टॉप कोडोन, तो यानी कि हमारा यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोटीन की सिंथेसाइज होगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक। और अगर हम बात करते हैं इन कॉन्ट्रास्ट प्रोकारियोटिक mRNA फ्रीक्वेंटली कंटेन 2 or more ORF and hence can encode multiple polypeptide chain और प्रोटीन कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रोनिक। जो हमारे प्रोकारियोट्स के अंदर होते हैं उसमें हमारा एक ही mRNA मल्टीपल ओपन रीडिंग फ्रेम रखता है, यानी कि हमारे मल्टीपल यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस कर पाएगा और उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर बात करते हैं यूकारियोट्स के लिए, तो यूकारियोट्स के अंदर क्या होता है, यूकारियोटिक mRNA रिक्रूट राइबोसोम यूजिंग स्पेसिफिक केमिकल मॉडिफिकेशन कॉल्ड 5 प्राइम कैपिंग। हमने देखा था ना कि हमारे जो यूकारियोट्स होते थे उसके अंदर हमारा 5 प्राइम साइड पे क्या होता था, 5 प्राइम कैपिंग होती थी। और हमने वहां पे ही बताया था कि जो ये 5 प्राइम कैपिंग होती है वो हमारी जब ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो वहां पे हमारे काम आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या करते हैं, जो हमारे राइबोसोम्स होंगे उनको यहाँ पे रिक्रूट करते हैं। ठीक है, उसके बाद once bound the mRNA ribosome moves in 5 prime to 3 prime direction until it encounter 5 prime AUG 3 prime start codon and process called scanning। अब इसमें क्या होता है, अभी हमने यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारी 5 प्राइम कैप होती है उसके ऊपर हमारा जो राइबोसोम होगा, जैसे कि हमारा यह राइबोसोम हो गया, ये क्या करता है, यहाँ पे जाके बाइंड हो गया। लेकिन जो हमारे यहाँ पे 5 प्राइम साइड है, यहाँ पे तो हमारा कोई भी स्टॉप कोडोन नहीं है, स्टॉप कोडोन तो हमारा यहाँ पे है। तो जो ये हमारा राइबोसोम होता है ना, ये क्या करता है, mRNA को स्कैन करेगा। स्कैन के अंदर क्या होगा, ये इस तरीके से रीड करता रहेगा और जहां पे भी इसको स्टार्ट कोडोन मिलेगा वहां से ये प्रोसेस को, यानी कि हमारी जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी उसको स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इन सम mRNA a purine is present 3 base pair upstream of the start codon and a guanine immediately downstream। The sequence is called Kojek sequence। अब क्या है कि जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये हमारा क्या है, स्टार्ट कोडोन हो गया। जो हमारा स्टार्ट कोडोन है, जैसे कि ये हमारा क्या है, स्टार्ट कोडोन है, इसके 3 अपस्ट्रीम पे यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो हमारा थर्ड यहाँ पे बेस रहेगा अपस्ट्रीम के ऊपर, उसके अंदर हमारा यहाँ पे क्या मिलता है, हमें पर्टिकुलर प्यूरिन ही मिलेगा। अब प्यूरिन हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, ग्वानिन भी हो सकता है या फिर एडेनिन भी हो सकता है। लेकिन ये हमारा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस रहता है जिसके अंदर क्या होगा कि हमारे मैक्सिमम केस के अंदर अगर हम यूकारियोट्स की बात कर रहे हैं तो जो हमारा स्टार्ट कोडोन है उसके 2 बेस पेयर अपस्ट्रीम छोड़ के जो हमारा तीसरा बेस पेयर होता है वो हमारा कौन सा होता है, या फिर तीसरा जो बेस होगा वो हमारा क्या होगा, प्यूरिन। ठीक है, और जो हमारा ये स्टार्ट कोडोन है उसके जस्ट बाद यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ग्वानिन। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बताया ना कि जो हमारा ग्वानिन होगा वो हमारा कहाँ पे मिलेगा, इमीडिएट डाउनस्ट्रीम, जो हमारा स्टार्ट कोडोन है उसके इमीडिएटली डाउनस्ट्रीम पे। ठीक है, तो ये आप सीक्वेंस को याद रख सकते हो, इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, कोजेक सीक्वेंस। ठीक है, तो आप इस सीक्वेंस को याद रख सकते हो। कई बार हमारा क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर हमें दिए हुए होते हैं कि हमारे कोजेक सीक्वेंस के लिए अलग अलग आपको ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको करेक्ट को या फिर मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पे हमारा फर्स्ट में क्या है, ग्वानिन भी हो सकता है और यहाँ पे एडेनिन भी हो सकता है, तो हमारे मल्टीपल भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए होते हैं जिसमें से हमें मल्टीपल करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना रहता है। ठीक है, poly A tail enhance the level of translation of the mRNA by enhancing the recruitment of key translation initiation factor। हमने बताया था कि जो हमारी यहाँ पे पोली ए टेल होती है वो भी हमारी ट्रांसलेशन के अंदर काम आएगी और वो क्या करती है, जो हमारे इनिशिएशन फैक्टर होते हैं ना ट्रांसलेशन के लिए, उनको यहाँ पे रिक्रूट करेगी। ठीक है, और दूसरा अब यहाँ पे बात करते हैं हम प्रोकारियोटिक ORF के लिए, जो हमारा यहाँ पे mRNA सिंथेसाइज होके आया है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोकारियोटिक ORFs contain a short sequence upstream on the 5 prime side of the start codon called ribosomal binding site RBS or also called sin Dalgarno sequence। जो हमारा यहाँ पे स्टार्ट कोडोन है, जैसे कि ये हमारा स्टार्ट कोडोन हो गया, तो इसके 5 प्राइम की तरफ अब यहाँ पे हमारी कोई भी कैपिंग नहीं है, ये आपको याद रखना है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा स्टार्ट कोडोन है ना उसके लगभग 3 to 9 बेस पेयर अपस्ट्रीम हमें क्या मिलता है, यहाँ पे राइबोसोमल बाइंडिंग साइट। ठीक है, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, साइड डरगैनो सीक्वेंस। जो हमारा राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होती है ये हमारी किससे बाइंड करेगी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है किसके साथ बाइंड करेगा, राइबोसोम के साथ। जैसे कि ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 60S rRNA। अब जो हमारा 60S rRNA था वो हमारा किसके लिए था,
राइबोसोमल आरएनए के लिए, यानी कि जो हमारा यहाँ पे राइबोसोम होगा उसके साथ हमारे आरएनए भी अटैच होंगे। तो ये हमारा जो राइबोसोम होता है वो क्या करता है, जो हमारा राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होगी उसके साथ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करेंगे, और जिससे कि हमारा यहाँ पे जो राइबोसोम होगा, ठीक है, वो यहाँ पे जाके हमारा बाइंड हो जाएगा। ठीक है, RBS is located 3 to 9 base pair on the 5 prime side of the start codon is complementary to the sequence located in the 3 prime region of 60S ribosomal RNA, ये राइबोसोमल आरएनए कंपोनेंट। और जैसे हमने यहाँ पे बताया ना कि ये हमारा किसका कंपोनेंट है, एक राइबोसोम का। अब इसके अंदर हमारे आरएनए है, और आरएनए के अंदर हमारा क्या होता है, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, आरबीएस है, यानी कि हमारा राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है, और इसका सीक्वेंस क्या है, जैसे कि GGA-GG। ठीक है, तो यह आप याद रख सकते हो, जो हमारा यहाँ पे साइन डायगोनल सीक्वेंस होता है उसका हमारा सीक्वेंस क्या होता है, GGA-GG। ठीक है, और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करता है किसके साथ, 60S आरएनए के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे कि ये हमारे कौन सी साइड होगी 5 प्राइम, ये हमारी कौन सी साइड होगी 3 प्राइम। तो जो हमारा यहाँ पे 60S आरएनए होगा उसकी हमारी जो यहाँ पे सीक्वेंस या फिर पोलैरिटी होगी वो हमारी किस डायरेक्शन में होगी, जो हमारा एमआरएनए है उसके अपोजिट। ठीक है, यानी कि ये हमारा कौन सा हो गया 3 प्राइम, और ये कौन सा हो जाता है 5 प्राइम। तो यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस की बात करें, जो हमारा यहाँ पे बाइंडिंग जो राइबोसोम 60S आरएनए लेके आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर हमारा सीक्वेंस क्या मिलेगा, जो हमारा यहाँ पे राइबोसोमल बाइंडिंग साइट था उसका कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि CCU-CC। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, और उसके हमारे 3 to 9 बेस पेयर के बाद हमारे यहाँ पे क्या मिलता है, स्टार्ट साइट। ठीक है, प्रोकैरियोटिक आरबीएस मोस्ट कॉमनली हैव द सीक्वेंस 5 प्राइम A-G-G, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जो हमारा मोस्ट कॉमनली हमें मिलता है उसके अंदर हमारे ये 5 तो हमारे क्या होंगे, कंजर्व रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है इसके आगे, तो ये हमारा सीक्वेंस क्या बन जाएगा, AGG। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे 60S के अंदर होगा वो हमारा सीक्वेंस क्या बन जाएगा फिर, UCC और UCC। ठीक है, और ये हमारी डायरेक्शन किस फॉर्म में होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये डायरेक्शन आपको बहुत ज्यादा याद रखनी है, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो डायरेक्शन होगी उसके ऊपर भी हमारा कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, तो अगर हम यहाँ पे मैं यू लिख देता 5 प्राइम और ये हमारा कर देता है मैं 3 प्राइम, तो हमारा ये क्वेश्चन जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। ठीक है, हाई कॉम्प्लीमेंट्री एंड प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन आरबीएस राइबोसोमल बाइंडिंग साइट एंड स्टार्ट कोडन प्रमोट द एक्टिव ट्रांसलेशन एंड वाइस वर्सा। अब जो यहाँ पे हमारा स्टार्ट कोडन था और एक हमारा यहाँ पे था राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, इनके बीच में कितनी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम AUG देखिए, यहाँ पे हमारा जो AGG है, तो इसके अंदर हमारा डिफरेंस किसका है, सिर्फ एक G का ही है। तो ये हमारा कितनी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो कर रहा है। ठीक है, या फिर हमारा जो ये 60S आरएनए है इसके साथ हमारा ये कितनी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो कर रहा है, और उसके अलावा जो हमारा स्टार्ट कोडन है ये उससे कितनी दूरी पे है। जैसे कि हमारा नॉर्मल क्या होना चाहिए, 3 to 9 बेस पेयर दूर होना चाहिए, लेकिन अगर हमारे ये डिफरेंस कम या ज्यादा हो जाता है तो उसमें भी जो हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये नॉर्मल है तो उससे हमारी जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी वो हमारी इंड्यूस होगी। ठीक है, सम प्रोकैरियोटिक ओआरएफ लैक ए स्ट्रॉन्ग आरबीएस। अब जो हमारे कुछ ऐसे प्रोकैरियोट्स रहते हैं जिसके अंदर जो हमारा आरएनए है ना, उसके अंदर हमारा जो आरबीएस होगा वो हमारा लैक रहेगा, यानी कि वो एब्सेंट रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा क्या है, एक ये आरबीएस हो गया, अब यहाँ पे ये हमारा एक प्रोटीन हो गया, यहाँ तक ये स्टॉप कोडन तक काम करेगा। अब जो हमारा ये पर्टिकुलर प्रोटीन था इसका हमारा अलग से एक आरबीएस है। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ से देखिए तो ये हमारा एक आरबीएस हो गया, और उसके बाद यहाँ तक का ये एक प्रोटीन की गोली कोड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा क्या है, हर एक जो अलग अलग प्रोटीन है या फिर जो हमारे अलग अलग यहाँ पे ओपन रीडिंग फ्रेम है, हर एक के पास क्या है, एक अपना ओपन राइबोसोमल बाइंडिंग सेगमेंट है। ठीक है, या फिर हमारे राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है। लेकिन कई केसेस के अंदर क्या रहता है कि जैसे कि ये हमारा एक पर्टिकुलर एक के लिए हमारा कोड कर रहा है, एक प्रोटीन के लिए, लेकिन जो हमारा इसके बाद सक्सेसिव रहता है उसके अंदर हमारा कोई राइबोसोमल बाइंडिंग साइट नहीं होती, यानी कि ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से एब्सेंट हो जाता है। तो उसके अंदर क्या रहता है, जैसे कि हम यहाँ पे देखिए, these ORF are not the first ORF in the mRNA but instead are located just after the another ORF in the polyhistronic message। अब जब ये हमारा केस मिलेगा ना, जैसे कि हमने क्या बताया कि हमारा नेक्स्ट यानी कि फर्स्ट हमारा अगर ये वाला जीन है, जो हमारा सेकंड वाला है उसके अंदर हमारा क्या है कि ये जो हमारा आरबीएस है वो हमारा एब्सेंट हो गया। तो ये जो हमारा एब्सेंट मिलता है ना वो हमें किसके अंदर मिलता है, सक्सेसिव एमआरएनए के अंदर या फिर सक्सेसिव ओआरएफ के अंदर। ठीक है, यूं नहीं है कि हमारा जो फर्स्ट वाला है उसी के अंदर हमारी कोई भी राइबोसोमल बाइंडिंग साइट नहीं है।
ये हमारा क्यों हो सकता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर ये हमारे अलग अलग है तो हमारी अच्छी बात है कि एक हमारा यहाँ पे जाके बाइंड कर गया तो यहाँ तक इसने सिंथेसिस कर ली, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे बाइंड कर गया। लेकिन अगर हमारे यहाँ से आरबीएस को हम अब्सेंट कर दें तो यहाँ पे हमारा कोई भी आके प्रमोटर या फिर इनिशिएशन फैक्टर यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा, तो यहाँ पे इसकी जो ट्रांसलेशन होगी वो हमारी स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन ये क्या करता है, जो इसके प्रीवियस एक ओआरएफ था उसका जो आरबीएस था उसी को यूज करके अपनी भी सिंथेसिस करवा लेगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारी जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी वो हो जाएगी। अब उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे मान के चलते हैं, ये हमारा जो लास्ट का स्टॉप कोडन होता है वो हमारा सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, हमने बताया था ना कि ये हमारा क्या है, स्टॉप कोडन है। अब क्या है कि ये जो हमारा यूजीए है ना, ये हमारा क्या है, जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे ओआरएफ था उसका हमारा स्टॉप कोडन हो गया। यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट वाली जो सिंथेसिस चल रही थी अमीनो एसिड्स की, वो हमारी यहाँ पे जाके क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। लेकिन जो हमारी यहाँ पे मशीनरी थी जो कि वहां पे ट्रांसलेशन करवा रही थी, उसकी यहाँ पे रिमूवल से पहले क्या हो जाता है, अब इसके ऊपर क्या होता है, जो हमारा यू था ना, इसके 5 प्राइम साइड में क्या मिलता है, ए मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पे देखिए सीक्वेंस को, तो ये हमारा क्या बन गया, एक स्टॉप स्टार्ट कोडन हो गया एयूजी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी मशीनरी यहाँ से रिमूवल होती थी या फिर हमारी जो डिटेल्स होती थी वो फर्दर क्या कर लेती है, जो हमारा यहाँ पे एयूजी था इसी को दोबारा से स्टार्ट कोडन मान के यहाँ से दोबारा से ही अमीनो एसिड की या फिर प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉपलिंग ट्रांसलेशन। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया हुआ है, दिस ओआरएफ हमने बताया था ना कि इसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारा ये जिसके अंदर आरबीएस हमारा एब्सेंट मिलता है वो हमारा सक्सेसिव ओआरएफ मिलेगा, ना कि हमारा इनिशियल। ठीक है, इन दिस केस द स्टार्ट कोडन ऑफ द डाउनस्ट्रीम ओआरएफ ओवरलैप द 3 प्राइम एंड ऑफ द अपस्ट्रीम ओआरएफ। जैसे हमने यहाँ पे बताया ना कि जो हमारा यहाँ पे सक्सेसिव ओआरएफ होगा उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा स्टार्ट कोडन होगा वो हमारा प्रीवियस वाले के जो स्टॉप कोडन है उसी को क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद रखना है, अभी हमने पीछे बताया था प्रॉपर्टीज के अंदर कि जो हमारे ये कोडॉन्स रहते हैं वे हमारे ओवरलैप नहीं करते। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें ए यू जी ए हो गया, अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये हमारे कभी भी ओवरलैप नहीं करते। जैसे कि अगर ये यहाँ पे सिंथेसाइज हो गया तो हमारा नेक्स्ट यहीं से बनेगा। ठीक है, लेकिन अभी हमने यहाँ पे क्या बता दिया कि यहाँ पे हमारा ये ओवरलैप कर जाता है। ओवरलैप ये कब करता है, जैसे कि जब हमारा यहाँ पे इस प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही थी तब तो इसने किसको रीड किया, सिर्फ यूजीए को। ठीक है, अब इसी प्रोटीन के अंदर हमने इसको एयूजी तो रीड नहीं किया ना, जब हमने नेक्स्ट को यहाँ पे रीड करना स्टार्ट किया, नेक्स्ट ओआरएफ को, तब हमने यहाँ पे क्या मानना कि जो ये हमारा एयूजी है ना, ये हमारा एक स्टार्ट कोडन हो गया, और ये जो हमारा ए रहेगा ना, अब इसके बाद जो भी फर्दर यहाँ पे हमारे बेसिस रहेंगे वो हमारे यहाँ से रीड करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यूं नहीं है कि हमारे यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग तब होती है जब हमारा एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए ये हमारा एक ही जो हमारा ट्राइन्यूक्लियोटाइड है या फिर जो हमारा कोडोन है वो हमारा मल्टीपल टाइप रीड हो जाए। ठीक है, उसके बाद दिस फिनोमेना ऑफ लिंक्ड ट्रांसलेशन बिटवीन ओवरलैपिंग ओआरएफ इज नोन एज ट्रांसलेशन कपलिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कपलिंग। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टीआरएनए और अमीनो एसिड, जो हमारे अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ बाइंड करते हैं वो किस तरीके से बाइंड करेंगे, उसके लिए हमारे किस तरीके से प्रूफ रीडिंग होगी, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरह के ये कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।